हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कन्हांसी मैम पर। तो दोस्तों हम करने वाले हैं आपके यूपी टीटी से संबंधित एवीएस की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 30 क्वेश्चंस और 30 के 30 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास में लगातार बने रहिएगा और एक बार सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी क्लास। आपका एग्ज़ाम अब बिल्कुल समीप में आ चुका है, शेष 9 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। और आप लोगों ने अगर पिछला एग्ज़ाम दिया होगा जो पेपर कैंसिल हो गया था, तो देखा होगा कि उसमें अगर कोई सबसे हार्ड सब्जेक्ट था तो वो क्वेश्चन ईवीएस के थोड़े हार्ड थे, बाकी के बाकी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे। तो अब आप लोगों को ईवीएस की प्रैक्टिस निरंतर करनी है। रोज़ हम आपके लिए एक क्लास लेकर आते हैं, तो उसको नियमित रूप से आप लोग करते रहिए प्रैक्टिस यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय आपको बताना है कि स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है। पहला ऑप्शन है वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव और चौथा ऑप्शन है वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो आंसर करना आपको स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सभी लोग आंसर कीजिए और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिकी अध्ययन, यही कहलाता है क्या? स्वपारिस्थितिकी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बनता है। खाद्य श्रृंखला से संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है यूपी टीटी के। तो आपको आंसर करना है इसका। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो ये होता है एक दिशी। कैसा होता है? एक दिशा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दिशीय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। क्या बताना है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर कीजिए। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव रहेगा। पहला ऑप्शन है वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, दूसरा है मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र मग्न हो जाएंगे। अगर तापमान बढ़ेगा तो मैंग्रोव वनों के विशाल क्षेत्र क्या हो जाएंगे? जल से भर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहते हैं, जबकि इसको इंग्लिश में अगर पूछेगा तो नीरी लिखा हुआ आएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्या लिख के आएगा? नीरी लिखा हुआ आता है, नीरी। तो आपको बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है नागपुर, तीसरा है भोपाल और चौथा ऑप्शन है पुणे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या कहाँ पर है? या महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नागपुर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य को सर्वाहारी कहा जाता है क्योंकि वह। सभी को आंसर करना है कि मनुष्य को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, दूसरा है जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होता है, तीसरा ऑप्शन है वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है और चौथा ऑप्शन है वह निरामिष है। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह पौधों व जीवों दोनों के उत्पादों को खाता है, इसीलिए सर्वाहारी प्राणी कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे। बाबा आमटे किस पर्यावरण आंदोलन से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है चिपको। तो आपको पता ही होना चाहिए कि चिपको आंदोलन 1973 में जो इस समय उत्तराखंड है वहाँ पर हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। आमटे बाबा ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो कौन सा था? वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे देख क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है असम और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। सभी लोग आंसर कीजिए, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या कहाँ पर है? मिजोरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्या हो जाएगा?
मिजोरम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है इनमें से मानव विकास सूचकांक का हिस्सा कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और चौथा ऑप्शन है सकल नाम निवेश दर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा हिस्सा नहीं है। तो इसका सकल नाम दर हिस्सा नहीं है, बाकी स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये तीनों के तीनों मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का हिस्सा हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जलवायु परिवर्तन का कारण है। पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, दूसरा प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है ओजोन परत का क्षरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, जलवायु परिवर्तन का कारण इनमें से कौन सा रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण और ओजोन परत का क्षरण, ये सभी के सभी जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका उपर्युक्त सभी सही है इसमें। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन शेयर नहीं किया है तो एक बार सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। आपको बताना है निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन जो परत होती है उसमें छिद्र की संज्ञा दी जाती है। पहला ऑप्शन है 800 DU, दूसरा ऑप्शन है 400 DU, तीसरा ऑप्शन है 200 DU और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 200 DU का सही आंसर हो जाएगा 200 DU। अगर बात करें ओजोन दिवस की तो ये होता है 16 सितंबर। कब होता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। आप लोग इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखते हैं, ओजोन परत की माप जो होती है वो होती है किससे? डाप्सन से होती है। किससे? डाप्सन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सभी लोग इसको करिए। निम्नलिखित वायु प्रदूषण में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकता है। पहला ऑप्शन क्या है? एस्बेस्टस धूल, दूसरा ऑप्शन है कैडमियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है लेड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO इसको बोलते हैं। CO ये वाहनों का जो धुआं निकलता है उससे निकलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य के रक्त जो है वो जाम हो जाता है, इससे मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है मृदा का प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन, जबकि तीसरा ऑप्शन है ताप का प्रदूषण और चौथा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का, अत्यधिक चारण का परिणाम क्या हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है अत्यधिक चारण से होता है मृदा अपरदन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन द्विबीज पत्ती पौधा है। आपको बताना है इन चारों में से ऐसा कौन सा पौधा है जो द्विबीज पत्ती पौधा है। पहला ऑप्शन है बांस। बांस क्या होता है? बांस होता है घास। आप लोग इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये घास की श्रेणी में आता है बांस। उसके बाद है केला, तीसरा है गन्ना, चौथा ऑप्शन है सरसों। तो इन चारों में से द्विबीज पत्ती पौधा जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा सरसों जो है या द्विबीज पत्ती पौधा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। आपको बताना है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, जबकि चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए इन चारों में से इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वह किस प्रकार की है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किस प्रकार की है, रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट और तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जबकि चौथा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो बताइए वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही क्वेश्चन नंबर 15 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को कहते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे कि जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अवक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है विसंक्रमण और तीसरा ऑप्शन है आयनीकरण, जबकि चौथा ऑप्शन है अवसादन। तो बताइए इन चारों में से जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को आपको आंसर करना है, सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं विसंक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं विसंक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। पहला है पारा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है सीसा, जबकि चौथा ऑप्शन है तांबा। तो आपको आंसर करना है क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा क्यूप्राइट जो होता है या तांबा का अयस्क होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही इसका तांबा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है। पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक और जबकि चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो आपको आंसर करना है पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जीवाणु के द्वारा होता है। अगर बात करें विषाणु की तो विषाणु से होने वाले रोग हैं रेबीज, खसरा, ये सब पोलियो, ये सब विषाणु से होते हैं। अगर कवक की बात की जाए तो कवक से होने वाले रोग हैं दमा हो गया और गंजापन, ये सब कवक से होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर करिए सभी लोग। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी होता है वह होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है सर्वोच्च न्यायालय, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो आप लोग बताइए संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा संसदीय शासन जो प्रणाली थी इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। कहाँ से हुई थी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा में कोरम गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। आपको बताना है कि लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। पहला है कुल सदस्यों का 1/3, दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/4, तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/6, जबकि चौथा ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/10। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/10। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। ज्वालामुखी कौन सा पूछा गया है किलिमंजारो। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है तंजानिया, तीसरा ऑप्शन है मेक्सिको, जबकि चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों में से आपको बताना है कि मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है। तो सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है तंजानिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करना है आप लोगों को। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर डी,
80 से 90% तक होती, कितनी होती है? 80 से 90% तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो वह हो जाएगी 70 से 80 किलोमीटर। कितनी है? सॉरी, 40 से 50 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 सही होगा। कितनी है? 40 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, रेगोर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर झारखंड में। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि रेगोर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। अगर बात की जाए रेगोर मिट्टी की तो इसको कहते हैं काली मिट्टी। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी, यानी कि कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त होती है वो मिट्टी भी काली मिट्टी को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो पानी सोखने की क्षमता होती है काली मिट्टी होती है, जो सबसे ज़्यादा दिनों तक गीली बनी रहती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन थे रेगुर मिट्टी से संबंधित जिन्हें आपको बताए हैं अभी। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, कपासी मिट्टी हो गई, ये सब कौन सी होती हैं? काली मिट्टी के ही नाम होते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि कुल मिट्टी के 2 भाग जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी के ही भारत देश में पाए जाते हैं। अब अगर बात करिए रेगुर मिट्टी की तो ये है किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली या रेगुर मिट्टी, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि, तापमान या फिर वायुदाब। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए सभी लोग। डेसिबल किसको मापने की इकाई है? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? डेसिमल से नापी जाती है ध्वनि। क्या नापी जाती है? ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? आंसर करना आप लोगों को है, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? पहला ऑप्शन है वनों उन्मूलन, दूसरा ऑप्शन है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग, चौथा ऑप्शन है जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ये संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है? पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा है पीला, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद। तो आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में लाल रंग का प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लाल रंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है पोलियो का उपचार करना, दूसरा ऑप्शन है पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, तीसरा ऑप्शन है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, जबकि चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य वह है पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। उन्मूलन मीन्स होता है समाप्ति करना, तो यही इसका उद्देश्य है, पोलियो का संपूर्ण रूप से खात्मा कर देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का अंतिम क्वेश्चन भी है यह, जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों पर, उपभोक्ताओं पर, अपघटकों पर या फिर उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर ही जंतु भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी आपके लिए यूपी टेट के लिए ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास तक जरूर भेज दीजिएगा। जितने भी लोग आपके जान पहचान के हैं, आपके साथी मित्र हैं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप लोग वहां तक इस क्लास को जरूर भेज दीजिए उन लोगों के पास तक। देखना ना देखना उनकी मर्जी की बात है, लेकिन आपको
ये क्लास उन सभी के पास तक भेज देनी है। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप लोग नियमित रूप से हमारी क्लास को देखते रहिए, क्योंकि हम जब तक आपका एग्जाम नहीं होता रोज़ आपको एक ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास रोज़ करवाने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है आपके एग्ज़ाम में आपके नंबर को बढ़ाने के लिए। तो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को देखते रहिए और अपने नंबर को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।